नमस्ते आप सभी को। मेरी आवाज़ आप सभी तक जा पा रही है ना? कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर, आवाज़ आ रही है। नमस्ते सर। ठीक है जी, नमस्ते। सभी को नमस्ते। तो गुरुजी चलिए अब प्रणाम। जी, नमस्ते। शुरू करते हैं इस संगोष्ठी को और थोड़ी-सी मैं भूमिका तब तक आप सभी के सामने बाँधता हूँ इसकी, कि ये संगोष्ठी क्या है, किस प्रकार की है और आज के जो हमारे विद्वान वक्ता हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं, उनका भी थोड़ा-सा परिचय मैं आप सभी के सामने दे दूँगा तो थोड़ा-सा और अच्छा रहेगा। आप सभी जुड़ करके इसका लाभ प्राप्त कर पाएँगे। तो गीताश्री अकेडमी द्वारा पहली बार जो है पिछली बार दिसंबर 2024 को लक्ष्य में रख करके नेट जेआरएफ कोड 25 के लिए संस्कृत विषय से ये कक्षाएँ शुरू की गई थी, जिसका 15 सितंबर 2024 को शुभारंभ किया गया था और अभी तक लगभग समापन की ही ओर ये कक्षा चल रही है। तो इस कक्षा में जो है हमने 75 से 80% तक का जो भाग है वो कवर किया है, क्योंकि समय भी थोड़ा-सा कम था। परीक्षा कैंसल होने के कारण से हम लोगों ने 15 सितंबर से ही अपना बैच शुरू किया था। तो फिर भी हमने इतने समय में इस भाग को कवर किया है और इसके अतिरिक्त हमने जो भी विषय पढ़े हैं बड़े अच्छे से मूल ग्रंथों के साथ में एक अच्छे नोट्स के साथ, सामग्री के साथ इस विषय को हमने पढ़ा है। और आगे हमने लगभग 28 हमने इस बीच में टेस्ट भी लिए हैं और कुल मिलाकर के लगभग 1300 से प्लस 1300 से ज़्यादा ही प्रश्नों का टेस्ट भी हो चुका है और अब जो है परीक्षाएँ भी पास में हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 6 या 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस बार की परीक्षा में अपना भाग ले रहे हैं। तो विद्यार्थियों के मन में परीक्षाओं को लेकर के थोड़ा-सा संदेह था, डर था, हालाँकि टेस्ट तो खूब सारे हुए हैं। अलग-अलग विधि से, अलग-अलग पुस्तकों से, गाइड से कुछ अपने प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया था। तो टेस्ट भी हुआ है, पढ़ाई भी हुई है, लेकिन एक अंदर से डर होता है, शंका होती है परीक्षा को लेकर के, कि कैसा परिणाम होगा, किस-किस प्रकार से हम इसमें अपना प्रदर्शन करें। तो इसी संबंध में इस संगोष्ठी को रखा गया है। तो मैंने योजना बना करके कुछ-कुछ विद्वानों से निवेदन किया कि आप थोड़ा-सा अपना अनमोल समय जो है हमारे विद्यार्थियों के लिए दें और उनका थोड़े समय के लिए मार्गदर्शन करें। तो इसी क्रम में आज ये तीसरी संगोष्ठी है और आज के जो विद्वान वक्ता हैं तो वो आ चुके हैं। मैं उनके विषय में 2-3 पंक्तियाँ कह कर के फिर उनको अ, बोलने का अवसर दूँगा। तो आज के जो विद्वान वक्ता हैं थोड़ी-सी मैं इनकी पृष्ठभूमि दे देता हूँ आप सभी को। भारतवर्ष में गुरुकुलीय परंपरा में एक गुरुकुल बड़ा विख्यात है, जिसका नाम गुरुकुल प्रभात आश्रम है। ये मेरठ नगर में पड़ता है ये गुरुकुल और ये गुरुकुल बहुत विशिष्ट है, सुविख्यात है और जितने भी राज्य हैं, हर एक राज्य में जितनी भी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं या फिर महाविद्यालय हैं या फिर सामान्य जो भी शिक्षणालय हैं, तो वहाँ के गुरुकुल के जो स्नातक हैं, सभी संस्थानों में अपनी-अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। इस गुरुकुल की विशेषता है कि यहाँ से पढ़ा हुआ जो भी आज तक का विद्यार्थी है, मेरी नज़र में जो भी मैं देख पा रहा हूँ, तो सभी लोग अच्छी-अच्छी पोस्ट पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। तो उसी गुरुकुल से ही शिक्षा प्राप्त भ्राता नितिन आर्य जी हैं और इनका मैं थोड़े कम शब्दों में इनके विषय में कुछ बातें आप सभी को बताऊँ। तो अपनी हर एक कक्षा में शुरू से लेकर के हर एक कक्षा में ये बिल्कुल सबसे प्रथम रहे और शास्त्री में भी इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था अपनी कक्षा में। आचार्य में जब ये गए तो वहाँ भी इनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ और इसी प्रकार से इन्होंने नेट जेआरएफ कोड 25 में भी इन्होंने जो है जेआरएफ प्राप्त किया है, जेआरएफ को पास किया है, क्वालीफाई किया है और उसके बाद जो है आचार्य करते हुए जो संस्कृत की जो परंपरा विषय से जो
नेट की परीक्षा होती है कोट 73 वाली, तो उसमें भी इन्होंने स्वयं से परिश्रम करके उसमें भी इन्होंने नेट जेआरएफ क्वालीफाई किया। और वर्तमान में जो हैं आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं और आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में ही प्राचीन व्याकरण के विभाग में आप सहायक प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और एक दो बातें और मैं आपके विषय में कहना चाहूँगा, शुरू में ही बोलना उचित लगता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जितने भी जो सही मायने में जो विद्वान लोग होते हैं वो अपने जीवन में सरलता को लेकर के चलते हैं, है ना? जिस प्रकार से हमें आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का स्मरण होता है। वे रेल मंत्री रहे, परिवहन मंत्री रहे, जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में भी उनका स्थान था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी अपनी शालीन जो वेशभूषा थी, कभी भी उसका परित्याग नहीं किया। तो आदरणीय आचार्य नितिन जी का भी ये हमें व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है कि बहुत ही सरल वेशभूषा को आज तक ये लेकर के शामिल हैं, अपने जीवन में सम्मिलित किया हुआ है इन्होंने। और किसी छोटे स्थान पर जाना हो, बड़े स्थान पर जाना हो या बहुत वीवीआईपी स्थान पर भी जाना हो, फिर भी अपनी ये वेशभूषा का त्याग नहीं करते। तो कहते हैं ना कि जो विद्वान होते हैं उनके लिए उनका ज्ञान ही है जो वही आभूषण कहलाता है। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी हैं आज के हमारे जो विद्वान वक्ता हैं। तो अब काफ़ी सारा समय मैंने ले लिया, लेकिन थोड़ा-सा परिचय देना आवश्यक मैं समझता था। तो अब मैं आदरणीय आज के जो विद्वान हैं आचार्य नितिन जी, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप आएँ और हमारे विद्यार्थियों को थोड़ा-सा मार्गदर्शन प्रदान करें। और बैच से कुछ अलग भी विद्यार्थियों को हमने आमंत्रित किया है, ताकि आप भी नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी ये जो सेशन है, ये आपके लिए भी निश्चित रूप से लाभप्रद होगा। किस-किस प्रकार का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ये सारी बातें आपको आज के सत्र में जानने को मिलेंगी। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आचार्य नितिन जी को। धन्यवाद भ्राता जी। आपने जो है प्रशंसा कुछ अधिक ही कर दी है। और इस सत्र में हमारे अग्रज गुरुदेव कैलाश जी भी दिख रहे हैं, मैं उनको नमस्ते करता हूँ। और भ्राता जी आज थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, इसलिए बीच बीच में यदि कुछ दिक्कत हो गले की तो उसको सहन करेंगे। जी, जी, जी। और इस विषय को लेकर के हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस सत्र में उपस्थित सभी का स्वागत करता हूँ तथा आज का जो विषय है उस विषय को थोड़ा उपस्थापित करता हूँ। इस सत्र से पहले भी लगभग 1 या 2 कक्षाएं हुई हैं और इससे पहली जो कक्षा हुई है आदित्य जी ने जो ली है उसको मैंने सुना था पूरा। और जो लोग उसमें उपस्थित थे उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने बिंदुवार नेट की जो 10 इकाइयां हैं उसकी एक एक इकाई को लेकर के विधिवत उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से हम लोगों को नेट की तैयारी करनी चाहिए। तो जो लोग उसमें नहीं जुड़े थे, जो लोग उसमें अनुपस्थित थे, उन लोगों को वो वीडियो अवश्य ही देखना चाहिए। और यदि कुछ व्यवस्था इस प्रकार की है अमरीश जी, तो आप उसको लिंक को या वीडियो को इस ग्रुप में डाल सकते हैं जिसमें सभी जुड़े हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से वो समझाया था। दूसरा, मुझे जहां तक लगता है इसके बाद भी 24 को या 25 को भी 2 व्याख्यान इस विषय में होने हैं। तो पहले भी बहुत कुछ इस विषय में बताया गया है किस प्रकार से तैयारी करनी है, तथा बाद में भी 2 कक्षाओं में इस विषय में पर्याप्त चर्चा होगी कि किस प्रकार से नेट की तैयारी करनी है। अपने स्तर से मैंने जो अनुभव किया है तथा जिस प्रकार से लोग हतोत्साहित होकर के बीच में छोड़ देते हैं कि हमारे ये बस की बात नहीं है, तो उनके उत्साहवर्धन के लिए कुछ चीजें मैं बताऊंगा। अभी
जो नेट की परीक्षा होनी है 3-4 दिन बाद जो होनी है 27 को, तो उसके लिए तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि जिसने पहले से कुछ तैयारी की होगी तो वो कुछ कर सकता है, नहीं तो 3-4 दिन के अंदर उतनी तैयारी नहीं हो सकती है जितना मतलब व्यक्ति सोचता है। ये मतलब उस प्रकार से हो जाएगा कि युद्ध काले शस्त्राभ्यास है, अर्थात युद्ध समीप में है, उस समय कह रहे हैं कि सामने सामने सेनाएं खड़ी और कोई कहते आओ शस्त्रों का अभ्यास करेंगे। तो वो लोग उतना अधिक तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन मैं उनका उत्साह नहीं गिराऊंगा। मैं उस विषय में ये बोलना चाहूंगा कि या इस समय एक तो वो भयभीत ना हो, दूसरा अब एक उपाय वो लोग कर सकते हैं कि प्रारंभ से लेकर के इन 3-4 दिनों में पहली इकाई से लेकर के 10वीं इकाई तक 1 या 2 बार संपूर्ण की आवृत्ति कर सकते हैं, थोड़ा समय दे करके। क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है, जब मैं नेट की परीक्षा देने जा रहा था तो उस समय दर्शन की जो थी वो मेरी तैयारी नहीं थी प्रायः, और उसमें भी विशेष रूप से तर्क संग्रह मैंने नहीं देखा था। तो जहां से मैं परीक्षा देने जा रहा था, जेएनयू में उस समय मैं एमए कर रहा था, तो वहां से जहाँ परीक्षा थी लगभग 1 घंटे का समय बीच में लग रहा था। तो मेट्रो में ही मैंने तर्क संग्रह का मूल का एक बार पाठ किया था, और उस मूल के पाठ से ही मुझे बहुत लाभ मिला था, क्योंकि सामने हमारे परीक्षा में विकल्प दिए जाते हैं। तो जिस व्यक्ति ने बिल्कुल नहीं देखा है उसको समस्या होगी, और जिसने एक बार भी देखा है उसको कम से कम इतना स्मरण आ जाएगा कि हमने ये विकल्प देखा था, मतलब ये देखा था, इसका ये विकल्प है। तो 100% तो नहीं, लेकिन 50-60% उसकी तैयारी मूल मात्र को देखने से हो जाएगी। तो अभी जिनकी परीक्षा है, जो बिल्कुल पहले तैयारी नहीं किए हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि वो प्रारंभ से अंतिम तक इन 3-4 दिनों में एकदम मूल का पाठ कर ले, एक बार पूरा का पूरा देख लें कि किस प्रकार से पहली इकाई में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है। और फिर यदि इस बार किसी कारणवश नहीं होता है तो उससे घबराना नहीं है, आगे के लिए तैयारी करनी है, ठीक है। और दूसरी चीज सबसे मुख्य जो चीज होती है, यदि किसी की पहले से भी तैयारी है और मेन टाइम पे जब मुख्य समय आता है उस समय वो घबरा जाए, तो उससे भी क्या है, कोई लाभ नहीं होने वाला है, उससे भी क्या है, उसकी हानि ही होगी। इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एकदम साहस से, दृढ़ता से उस क्षेत्र में बढ़ना है और तैयारी करते रहना है, ठीक है। तो जो लोग अभी तैयारी करेंगे, जो लोग 27 को परीक्षा देंगे, उनके लिए मैं विशेष रूप से यही कहूंगा कि विशेष रूप से 3-4 बार उसकी आवृत्ति कर ले तो उनका पर्याप्त अभ्यास हो जाएगा और घबराना नहीं है, ठीक है। अभी अमरीश जी बता रहे थे कि 6-7 लोग हैं, वो लोग जो है इस बार परीक्षा देने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त जो लोग जुड़े हैं, मुझे लगता है कि आगे भी कुछ लोग तैयारी करने वाले हैं, आगे परीक्षा देने वाले हैं। उनके विषय में मैं थोड़ी सी चीज बताऊंगा कि उत्साह से हीन नहीं होना है, हमको हमेशा उत्साहित ही रहना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आजकल जो मैं एक चीज देख रहा हूँ, ज्यादातर परीक्षार्थी, ज्यादातर अभ्यर्थी गाइडों के भरोसे रहते हैं। क्या करते हैं, गाइड खरीद लेते हैं और गाइड खरीद करके उसी के भरोसे रह करके तैयारी शुरू करते हैं। वो 1-1 साल तक, 2-2 साल तक, 3-3 साल तक, जब मैं आचार्य का नेट की परीक्षा देने गया था तो कुछ लोग ऐसे भी मिले थे कि वो 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका नेट भी नहीं हो रहा है। अब उसका क्या कारण है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन वो किस प्रकार से तैयारी करते हैं, हो सकता है उनकी तैयारी में कुछ कमी रही हो। तो सबसे पहले यदि किसी के पास समय है तो सबसे पहले तो उसको गाइड के भरोसे नहीं रहना है, सबसे पहले उसको मूल का अध्ययन करना है। मेरे पास ये नेट का पाठ्यक्रम है और इसमें 10 इकाइयां हैं, और 10 इकाइयां वास्तव में इकाई 10 है लेकिन विषय 5 ही है। सबसे पहले वेद का है, दूसरा फिर दर्शन का है, तीसरा व्याकरण का है, चौथा साहित्य का है, और पांचवा जो है धर्मशास्त्र इत्यादि का है। तो ये 5 विषय है, 10 इकाइयों में विभक्त है। तो इन 5 विषयों को, जैसे मान लीजिए अभी जो परीक्षा होगी उसके बाद जो परीक्षा होनी है, लगभग उसके लिए 6 महीने का समय मिलेगा। तो उस 6 महीने में एक एक इकाई को लेकर के मूल पुस्तकों का अध्ययन करना है। गाइड का केवल तात्पर्य इतना होता है, गाइड तब सहायता कर सकती है जब आपने मूल का अध्ययन किया हो। क्योंकि मूल के अध्ययन से बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती है।
आपने मूल का अध्ययन किया नहीं है, गाइड में आप लगे हैं, कहते हैं ना कि छिन्ने मूले नैव पत्रम न शाखा, ठीक है, जड़ तो आप काट चुके हैं और पत्रों में पानी दे रहे हैं, पत्तों में पानी दे रहे हैं, तो पत्ते जो है वो पेड़ जो है हरा भरा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले मूल को पकड़ना है, उसको पढ़ करके जब परीक्षा पास में आए तो उस समय हम लोग गाइड देख सकते हैं। तो मूल अवश्य ही हमको देखते रहना है। दूसरा हमेशा हमको तैयारी क्या करनी है, कई सारे क्या करते हैं, तीसरी इकाई को पकड़ लेंगे, चौथी इकाई को पकड़ लेंगे, आज मन किया फिर पहली को पकड़ लेंगे, फिर अगले दिन मन किया पढ़ने का मन किया तो फिर 10वीं इकाई को पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, मेरा जो अपना अनुभव रहा है, एक एक इकाई से प्रारंभ करना है। 10 इकाई है, सबसे पहले पहली इकाई को पकड़ना है। उस पहली इकाई के अंदर लगभग 10 उपशीर्षक होते हैं, कि जैसे पहली इकाई है वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। इसके अंदर सबसे पहला उपशीर्षक क्या है, वेदों का काल। किस किस के मत में, मैक्स मूलर, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक तथा भारतीय जितने भी परंपरागत विचार है इस प्रकार से। दूसरा इसमें क्या है, संस्कृत साहित्य, संहिता साहित्य। फिर तीसरा क्या है, संवाद सूक्त है, उरुरवा उर्वशी, यम यमी, शर्मापणि, विश्वामित्र नदी। फिर उसके बाद ब्राह्मण साहित्य, फिर आरण्यक साहित्य, फिर वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो ये क्या करना है ना हमको, पहली इकाई पकड़नी है और उसके जो उपशीर्षक है उसके भी एक एक बिंदु को लेकर के हमको हमेशा तैयार करना है उसको। और दूसरी चीज, तैयार करते समय जब हम मूल पढ़ते हैं ना, तो मूल में विस्तृत रूप से सब होता है, लेकिन हमको पढ़ते समय क्या करना है, उसको समझ करके अपनी भाषा में उसको बहुत संक्षेप में लिख लेना है। इस प्रकार से जैसे पहली इकाई है उसको हमको अपनी भाषा में कुछ इस प्रकार से लिख लें कि यदि हमें आवश्यकता पड़े तो हम उसको 1 या 2 घंटे में पहली पूरी इकाई की तैयारी कर सके या आवृत्ति कर सके, क्योंकि आवृत्ति बहुत जरूरी है। आवृत्ति ही सर्वशास्त्राणाम बोधादपि गरीयसी। जितना हम शास्त्रों को समझते हैं उससे ज्यादा आवश्यक है शास्त्रों की आवृत्ति करना। इसलिए आवृत्ति हम पूरे शास्त्रों की मूल की बार बार तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम मूल को पढ़ें उसको अपनी भाषा में समझ करके अपने शब्दों में उसको बहुत ही संक्षेप में क्या करें, उसको नोट कर लें, उसका बहुत शॉर्टकट विधि से उसको क्या कर लें, उसके नोट्स बना लें और फिर उसकी आवृत्ति करने के लिए उसको तैयार कर लें। ठीक है, अब एक दो चीजें मैं बताऊंगा कि लोग कई सारे क्या करते हैं, भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं। ये सोचते हैं कि भाग्य में होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसा हमको नहीं करना है। वास्तव में गीता के अंदर आया है कि किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए 5 चीजें महत्वपूर्ण होती है। वो 5 चीजें क्या है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। भाग्य जो है कारण अवश्य होता है, किंतु भाग्य 5वें स्थान का कारण होता है। भाग्य 5वें नंबर पे होता है। उससे पहले भी 4 कारण है। सबसे पहले क्या है, अधिष्ठान। अधिष्ठान का तात्पर्य होता है स्थानीय परिस्थिति, अर्थात कई सारे लोग ऐसे जगह रहते हैं, उसके परिवार में इस प्रकार का माहौल रहते हैं कि प्राचीन मतलब प्रारंभ से ही संस्कृत का माहौल रहेगा और चर्चा उस प्रकार की रहेंगी, तो उसको जो है सौकर्य रहेगा, उसके लिए सुविधा रहेगा किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए। लेकिन कुछ का माहौल इस प्रकार से रहेगा कि वो पहली बार संस्कृत ले रहा है, जैसे तैसे थोड़ी बहुत संस्कृत जाना है और उसको नेट की परीक्षा देनी है या किसी भी कोई भी परीक्षा देनी है। वास्तव में जो मैं बता रहा हूँ केवल नेट की परीक्षा के लिए नहीं है, वो किसी भी परीक्षा के लिए वो कारण होते हैं। तो सबसे पहला होता है स्थानीय परिस्थिति। तो हमको सबसे पहले प्रयास ये करना चाहिए कि उस प्रकार का माहौल अपने चारों तरफ तैयार करना चाहिए जिससे हमें उस माहौल में ढलने में, उस वातावरण में ढलने में सुविधा रहे। दूसरा कारण होता है कर्ता। कर्ता का जो परिश्रम रहता है यदि कर्ता परिश्रम करता है, किस प्रकार से परिश्रम करता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्ता 2 प्रकार के होते हैं। महाभाष्यकार ने कहा है कि कुछ व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं कि वो बहुत परिश्रम करते हैं परंतु वो सफल नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे कम परिश्रम में भी सफल हो जाते हैं। इसलिए जो तैयारी करने वाला अभ्यर्थी है या किसी काम को सिद्ध करने वाला, कार्य को करने वाला व्यक्ति है, उसको सबसे पहले अपनी मनस्थिति या अपनी कार्य स्थिति को ये जानना है कि मेरा जो कार्य सिद्ध होता है वो कम परिश्रम से होता है या अधिक परिश्रम से होता है।
तो यदि वो कम परिश्रम से ही कर सकता है तो वो जल्दी कर लेगा। लेकिन यदि किसी की कार्य स्थिति इस प्रकार की है कि वो तैयारी करता है या कुछ भी करता है तो बहुत विलंब से उसकी तैयारी होती है, तो उसको थोड़ा अधिक समय देना पड़ेगा। जैसे एक गरुड़ है और एक चींटी है, तो गरुड़ की गति बहुत तेज होती है और चींटी की गति बहुत धीरे होती है। लेकिन गरुड़ भी यदि एक कदम भी ना रखे तो वो सालों साल वहीं बैठा रहेगा, और चींटी बहुत धीमी गति होने के बावजूद भी यदि अपने लगातार छोटी छोटी कदमों से यदि चलती रहे तो वो भी एक दिन लक्ष्य पे पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से कर्ता का परिश्रम भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो कितना परिश्रम करता है और कितनी निष्ठा से करता है। तीसरा होता है करणम च पृथक विधम, और विभिन्न प्रकार के साधन। विभिन्न प्रकार के साधन भी इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कोई नेट की तैयारी कर रहा है या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए मेरा कहना ये होता है कि सबसे पहले हमको पाठ्यक्रम देखना चाहिए कि वास्तव में किसी भी परीक्षा को हमको देना है तो उसका पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम देख करके देखना चाहिए कि उसमें पुस्तकें क्या क्या लगी है। उसके बाद उस विषय से संबंधित जितने भी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं या जो प्रामाणिक पुस्तकें उसको लेकर के उसके प्रति परिश्रम करना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि बहुत लोग इसी में फंसे रह जाते हैं कि हमें ये पुस्तक पढ़नी चाहिए कि वो पुस्तक पढ़नी चाहिए। इस विषय में मैं पहले भी एक दो बार एक दृष्टांत देता हूँ, उसको हमें ध्यान से सुनना चाहिए। कि एक राजा था, तो उसको एक बार ये संदेह हो गया कि कौन सा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। जो धर्म सबसे श्रेष्ठ होगा मैं उसी को ग्रहण करूंगा। तो बहुत सारे संतों से पूछा, बहुत सारे महात्माओं से पूछा, बहुत सारे साधुओं से पूछा, परंतु उसकी संतुष्टि नहीं हुई। तो उसने कहा कि जो मेरे मन को संतुष्ट कर देगा उसको मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। तो जगह जगह से महात्मा आए लेकिन कोई संतुष्ट नहीं कर सका। तो एक बार राजा को पता चला कि उनके नगर में एक महात्मा आए हुए हैं, वो आपके प्रश्न का उत्तर ठीक से दे देंगे। तो उन्होंने बुलाया, तो मंत्रियों ने कहा कि महाराज वो आपके प्रश्नों का उत्तर तो दे देंगे लेकिन उनकी शर्त ये है कि वो नदी के किनारे पे जाके आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, कल रख लेते हैं, नदी के किनारे चलेंगे। तो जब वो लोग नदी के किनारे गए, नाव में बैठे, तो महात्मा ने कहा कि महाराज मैं जो है ना इस प्रश्न का उत्तर नदी के पार जाके दूंगा। राजा ने कहा ठीक है, यहाँ तक तो आ ही गए हैं, आगे चलते हैं, आगे भी जो है नदी पार करने में क्या दिक्कत है। अब जैसे चलने को हुए तो महात्मा ने कहा कि महाराज इस नाव में ना इसका रंग ठीक नहीं है, इसका रंग थोड़ा सा फीका पड़ गया है। राजा ने कहा ठीक है, दूसरी नाव मंगाते हैं। दूसरी नाव मंगाई, महात्मा कहने लगे इसकी तो कील मुड़ी हुई है। फिर तीसरी नाव मंगाई, कहा इसका लोहा मुड़ा हुआ है। तो ऐसे करके महात्मा ने 4-5 नाव निरस्त कर दी। तो राजा ने कहा कि महात्मा एक बात तो बताओ, आपको नदी ही तो पार करनी है, छोटी मोटी गलती तो सभी जगह मिलेगी, छोटी छोटी इसमें नाव में किसी यदि कोई बड़ा छेद हो तो बात समझ में आती है, कोई कहीं कील मुड़ी है, कहीं लोहा मुड़ा है। तो कहा महाराज, महात्मा ने कहा कि महाराज आपके प्रश्न का भी यही उत्तर है कि आप देखोगे ना धर्म को तो छोटी मोटी चीजें तो हर धर्म में मिल जाएगी, लेकिन जिसमें बहुत ज्यादा कमियां होती है ना उसका अलग से पता चल जाता है। इसलिए आप धर्म के चक्कर में मत पड़ो कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है। आप जो धर्म पकड़ रखे हो वो अच्छा है, उसी पे दृढ़ रहो और उसी को पकड़ करके आप पार हो जाओगे। इसी प्रकार से हम लोग इस चक्कर में ना पड़े कि कौन सी पुस्तक अच्छी है कौन सी बुरी है। वास्तव में जो बहुत बुरी पुस्तक होती है उसकी प्रसिद्धि संसार में रहती है कि भाई उसकी पुस्तक मत पढ़ना, वो तो बहुत बुरी है, उसमें तो बहुत अशुद्धियां हैं। ऐसी बहुत अच्छी होती है उसकी भी प्रसिद्धि होती है कि उसको पढ़ो। ऐसे ही जो बहुत बेकार है उसका तो पता चल ही जाता है कौन सी है। आप कोई भी उस विषय से संबंधित पुस्तक ले सकते हैं और उसको पढ़ करके अपने विषय को उत्तीर्ण कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 कारण हुए। सबसे पहले अधिष्ठान मतलब स्थानीय परिस्थिति, दूसरा कर्ता, वो कर्ता किस प्रकार का परिश्रम करता है और उसकी परिस्थिति क्या है, कार्य स्थिति क्या है कि वो जल्दी सफल होता है कि देर से सफल होता है। तीसरा करणम से पृथक विधम, अर्थात साधनों के ऊपर उसके पास साधन किस प्रकार के हैं। जैसे 25 जो लोग 73 कोण से परीक्षा देते हैं उनको प्रायः साधन का अभाव रहता है। वो लोग ढूंढते रहते हैं कि गाइड नहीं मिल रही है हमको, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तो वो लोग मूल से अध्ययन कर सकते हैं। चौथा होता है विविध हास्य पृथक चेष्टा, और पृथक चेष्टा विविध प्रकार की पृथक चेष्टाएं। हमने आज से तैयारी शुरू की, हमें पता चला कि 6 महीने बाद परीक्षा है, तो उसने तभी से कार्य योजना बनानी शुरू की। प्रतिदिन सोने से पहले ये निश्चित करना है कि कल हमको इतना पढ़ना है, और यदि कल उतना नहीं हो रहा तो अगले दिन थोड़ा और परिश्रम करना है।
यदि हम धीरे धीरे करके अभ्यास करते रहेंगे तो उसी प्रकार से हमारी आदतें बनती रहेगी। यदि हम कल पे टालते रहेंगे तो जो आज का काम था वो कल कल जुड़ करके वो दुगना हो जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति पाठ्यक्रम को लेकर के या उस विषय को लेकर के कार्य योजनाएं बनाता है, वो किस प्रकार की बनाता है, उसके आधार पे भी उसकी सफलता निर्भर करती है। और फिर पांचवा कारण होता है भाग्य, अर्थात भाग्य भी बहुत बड़ा कारण होता है कि यदि उसके भाग्य में होगा, लेकिन भाग्य पांचवा कारण होता है। भाग्य के ऊपर बहुत ज्यादा आश्रित नहीं होना है, व्यक्ति को परिश्रम करना है, उसके साधन जुटाने हैं और उसमें क्या करना है, उसके प्रति समर्पित होकर के हमेशा कार्य की सिद्धि के लिए लग जाना है। और कार्य की सिद्धि करने के बावजूद भी कार्य सिद्ध होगा कि नहीं होगा, इसके विषय में बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है। हमेशा निरंतर कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते रहना है, तो कार्य निश्चित ही सफल होगा। ठीक है। और एक चीज जो कार्य की सिद्धि में सबसे ज्यादा सहायक होता है, योग दर्शन में उसके विषय में चर्चा आई है, उस विषय में मैं आपको बताता हूँ। एक सूत्र है कि सतु दीर्घकाल निरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि ही, अर्थात किसी भी चीज की हमें तैयारी करनी है या किसी भी कार्य को हमें सिद्ध करना है, ये चाहे नेट की परीक्षा हो, चाहे किसी की भी परीक्षा हो, जितनी भी परीक्षाएं हो सकती है, यदि किसी भी कार्य की हमको सिद्धि करनी है तो वो किस प्रकार से सिद्ध होगा, दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि मतलब वो काम दृढ़ अवस्था वाला होता है और वो काम हमारा सिद्ध होता है। इन तीनों ही उदाहरणों को मैं एक छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से स्पष्ट करूंगा। सबसे पहले दीर्घकाल, अर्थात हमको कोई भी कार्य करना है वो लगातार लंबे समय तक करना है। जैसे एक कहानी मैंने सुनी थी कि एक ना बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो वो एक स्टेशन पे खड़े थे, वाहन की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो एक महिला पास में खड़ी थी, उन्होंने उसको पहचान लिया। उन्होंने पहचान लिया कि ये तो प्रसिद्ध चित्रकार है। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप तो बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो मेरी इच्छा है कि आप मेरे लिए एक चित्र बना दें। तो उसने कहा कि अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, ना तो पेन है, ना कागज है, ना कुछ है। तो जैसे तैसे महिला ने जल्दी जल्दी में एक पेन देखा और एक पेज लेकर के उनको दे दिया। उन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे करके बस 4-5 मिनट में ऐसे ऐसे करके, जब तक वाहन आया ऐसे ऐसे करके बना के दे दिया और कहा जाओ इसको बाजार में बेच देना, इसकी कीमत जो है लाखों में। तो महिला ने उनके सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन मन में हंसने लगी कि बताओ 2-4 मिनट में ऐसे किया और क्या रहे लाखों में कीमत है, मन में हंसने लगी। तो वो फिर उसके बाद जो है बाजार में उसको लेकर के गई, और जब बाजार में गई तो वास्तव में उसको आश्चर्य हुआ कि उसकी कीमत लाखों में ही थी। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा कि अब कैसे भी करके उनको ढूंढना है। वो लग गई उनकी खोज में। तो एक दिन वो जैसे तैसे उनको मिल गए, तो उन्होंने कहा कि आप तो बड़ी जल्दी चित्र बना लेते हो, मुझे भी थोड़ा सा सिखा दीजिए, तो आपने इतनी जल्दी बनाया और वो लाखों में बिक रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो चित्र मैंने 5 मिनट में बनाया है ना, उसको बनाने के लिए मैंने लगातार 30 वर्ष अभ्यास किया है। आपको तो लग रहा है 5 मिनट में बन गया है। तो यदि हमें किसी भी विद्या में या किसी उसमें सफल होना है, तो उसमें को हमको क्या करना है, लगातार दीर्घ काल पर्यंत उसका अभ्यास करना है। तो जो चीज हमें आज समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि नेट की परीक्षा में भी कई सारी चीजें ऐसी होती है कि हमें पढ़ी हुई नहीं होती है, तो उसको समझने में हमको दिक्कत होती है। तो उसको दीर्घ काल तक, जो लोग जानते हैं उसके पास जाकर के अपने परिश्रम से उसको दीर्घ काल तक करेंगे तो निश्चित ही उसमें सफलता मिलेगी। उसके बाद निरंतरीय, उसमें लंबे समय तक तो हम कर रहे हैं, पता चला 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या है, 1 महीना किया, 1 महीना छोड़ दिया, 1 महीना किया, 2 महीने छोड़ दिया, ऐसे नहीं, लंबे समय तक करना है, निरंतर करना है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है। निरंतर यदि हम किसी काम को करते हैं तो उसमें हमें निश्चित ही सफलता मिलती है। इस विषय में भी मैं एक दृष्टांत दूंगा आपको कि एक गांव में ऐसा हुआ कि अकाल पड़ गया, बारिश नहीं होती थी उसमें। तो पता चला, उन लोगों को पता चला कि पास में ही जो है एक महात्मा रहते हैं कुटी बना करके, और वो जब नाचते हैं ना तो बारिश जरूर होती है। तो उन्होंने कहा कि महात्मा के चरणों में जाकर के हम निवेदन करते हैं, यदि वो नाचेंगे तो बारिश होगी। तो वो लोग महात्मा को बुला करके लाए और गांव में कहा कि महात्मन, यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, हम लोग बहुत परेशान हैं, तो यदि आपकी दया हो जाए तो बारिश होनी शुरू हो जाएगी।
तो उनका निवेदन स्वीकार करके महात्मा दयालु थे, वो नाचना शुरू किए और 1 डेढ़ घंटे के बाद लगभग बारिश शुरू हो गई। तो जब बारिश शुरू हो गई, तो लोगों ने उनका धन्यवाद किया और महात्मा चले गए। 1-2 बार उसके बाद ऐसे फिर हुआ, फिर महात्मा को बुलाया, बारिश होने लगी। तो कुछ लोगों ने विचार किया कि ऐसा है, जब नाचने से ही बारिश होती है, तो महात्मा को ही क्यों नचाना है? हम लोग एक काम करेंगे ना, आगे से हम लोग नाचेंगे, बारिश होगी। तो अगली बार जब थोड़ा-सा बारिश नहीं हुई समय आने पे, तो उन्होंने क्या किया, नाचना शुरू किया, लेकिन बारिश हुई नहीं। बड़े परेशान हुए, तो वो लोग उसको बुला कर के लाए, महात्मा को बुला कर के लाए, कहा महात्मा ने एक बात बताओ, वही नृत्य आप भी करते हो, वही नृत्य मैं भी करता हम भी करते हैं। ऐसा कैसे होता है कि आप बारिश करते हो, मतलब आप नृत्य करते हो तो बारिश होती है, हम नृत्य करते हैं तो बारिश नहीं होती है। तो महात्मा ने कहा कि देखो, ये वास्तव में नृत्य करने की या उसकी बात नहीं है, ये बात है दृढ़ संकल्प की। मैं जब भी नाचता हूँ, जब भी नृत्य करता हूँ, तो ये सोच के नृत्य करता हूँ कि मैं नाचूँगा तो बारिश अवश्य होगी। और दूसरी बात मैं ये सोचता हूँ कि मैं तब तक नाचूँगा जब तक बारिश नहीं होगी, चाहे मेरी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। तो उस दृढ़ संकल्प के आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है और बारिश होती है। केवल नृत्य से संबंधित नहीं है बारिश। मैं नाचता हूँ तो ये ज़रूर सोचता हूँ कि मैं नाचूँगा तो बारिश होगी। दूसरा, मैं तब तक नाचूँगा जब तक बारिश नहीं होगी। आप लोग थोड़ी देर में थक गए, आपका कोई संकल्प नहीं था। इसलिए जब हम लोग संकल्प लेकर के कोई काम करेंगे, ये सोचेंगे कि यदि मैं इस काम को करूँगा तो ये काम ज़रूर होगा, और मैं जब तक ये काम सिद्ध नहीं होगा तब तक इसके पीछे अवश्य लगा रहूँगा। जब ये दृढ़ संकल्प लेकर के हम लोग काम करेंगे, तो वो निश्चित रूप से सफल होगा। ठीक है? दीर्घकाल, निरंतर्य। अब हम लोग किसी काम को लंबे समय तक भी कर रहे हैं, निरंतर भी कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा से नहीं कर रहे हैं, मरे हुए मन से उसको कर रहे हैं, तो भी काम सिद्ध नहीं होगा। इसलिए योग दर्शनकार ने कहा, सत्कार आसेवितः, कि अर्थात सत्कार से उसको सेवित करना है। कोई भी काम करना है, श्रद्धा से उसको करना है, सत्कार असेवित। श्रद्धा से यदि हम उसको करते हैं तो वो काम सिद्ध होता है। श्रद्धा से नहीं करेंगे, मरे हुए मन से करेंगे, तो हमारी जो है कार्य शक्ति क्षीण होती चली जाएगी। ठीक है? इस विषय में मुझे जो है एक दृष्टांत याद आ रहा है, उसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता हूँ कि एक जगह कुछ कार्य चल रहा था। तो एक व्यक्ति ने एक उससे पूछा, कारीगर से, जो काम कर रहा था, कि भाई क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, देख नहीं रहे हो क्या कर रहा हूँ? पत्थर तोड़ रहा हूँ और अपनी किस्मत को फोड़ रहा हूँ, है ना? तो उसने कहा, अच्छा जी, ठीक है। वो आगे चले गए। तो दूसरे से पूछा, क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि सुना है कि यहाँ एक जो है प्रतिमा बनने वाली है, तो उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ और परिश्रम करके अपने बच्चों का जो है पालन पोषण करता हूँ इसी काम से। फिर आगे तीसरे उससे पूछा कारीगर से कि क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि यहाँ पे ना एक महापुरुष की प्रतिमा बनने वाली है, और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ये काम करने का अवसर मिला है। देश विदेश से इसको लोग देखने आएंगे और इसको देख करके चित्रकार की या मूर्तिकार की प्रशंसा करेंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, काम एक ही है, काम वही है, लेकिन लोगों की धारणाएं किस प्रकार की है। एक व्यक्ति उससे दुखी है, एक व्यक्ति उससे तटस्थ है, और एक व्यक्ति उसी काम में प्रसन्न है। तो काम तो तीनों कर रहे हैं, लेकिन उसी काम से एक को प्रसन्नता मिल रही है, एक तटस्थ है और एक उसी काम से दुखी हो रहा है। लेकिन तो फल तो तीनों को मिलेगा, लेकिन वो जो परेशान हो रहा है, वो जो दुखी हो रहा है, उसकी मानसिक स्थिति किस प्रकार से होगी, वो हर काम से परेशान होगा। और जो व्यक्ति प्रसन्न होकर के उस काम को कर रहा है, देखिए उसको पूजा मान करके कर रहा है। कहते हैं ना, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। ये गीता में ही है कि अपने काम के द्वारा उसकी पूजा करो, ईश्वर की। काम जो मिला है उसको श्रद्धा से करो। तो यदि हम श्रद्धा से करते हैं, मैं किसी भी काम के साथ इसको जोड़ रहा हूँ, और विशेष रूप से नेट की परीक्षा के साथ आप लोग इसको जोड़ सकते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो किस प्रकार से नेट की तैयारी करनी है? पाठ्यक्रम लेना है और उसको निरंतर, लगातार दीर्घ काल पर्यंत निरंतर श्रद्धा से उस काम को करना है। ठीक है? और उस काम को यदि हम लोग करते हैं, तो हमें निश्चित रूप से ही सफलता मिलेगी, और सफलता हम लोग सफल होंगे। ठीक है?
अब एक चीज ये देखते हैं कि जब हम काम करते हैं तो आजकल उस काम में सबसे बड़ी बाधा क्या है? भाई काम तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन आजकल जो सबसे बड़ी बाधा है जो पहले नहीं थी, लगभग 10-15 साल पहले वो बाधा नहीं थी, आज वो सबसे बड़ी बाधा जो आ रही है वो आ रही है फोन की। दूरभाष की बाधा इस समय सबसे बड़ी है। हम लोग क्या करते हैं, फोन लेकर के पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। पता चला छोटी सी किसी ने रील भेजी या रील देखना हम लोग शुरू किए, शॉर्ट वीडियो, और उसको देखते 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 1 घंटा कब बीत जाता है, 2 घंटा, बस उसको क्या करना है, उसको तो ऊपर सरकाना है। सरकाते रहो, उसमें आनंद आना शुरू हो जाता है, और उसी को जो है व्यक्ति देख करके अपना समय बर्बाद करता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि जब आप लोग पढ़ते हैं तो उस समय हम लोग फोन को बंद कर सकते हैं, बंद करके हमको पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज, हम लोगों को फोन से जितना हो सकता है कम पढ़ना चाहिए, पुस्तक से जितना हो सकता है अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। ये मेरा अपना अनुभव है कि पुस्तक से पढ़ी हुई चीज प्राय स्थायी होती है, पुस्तक से पढ़ा हुआ विषय स्थायी होता है, और दूरभाष से या फोन के माध्यम से पढ़ी हुई चीजें स्थायी नहीं होती है, वो कुछ समय के बाद भूलने लगते हैं उस चीज को। ठीक है, एक छोटी सी मैं कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने विषय को विराम दूंगा। और इन्हीं कहानियों के माध्यम से ही मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हम लोग अपना कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी सुना करके विषय को विराम दूंगा। एक बार एक गरीब व्यक्ति था, वो एक दुकान पे, परचून की दुकान पे सामान खरीदने गया, और सामान पूरा खरीद करके जब उसका पैसा जोड़ा गया तो 10 रुपए उसको कम पड़ रहे थे। तो दुकानदार ने कहा कि भाई 10 रुपए कम है, तो इसलिए 10 रुपए और लेकर के आओ। तो उसने कहा मेरे पास तो अभी है नहीं 10 रुपए। तो उसने कहा मैं थोड़ी चीजें कम कर देता हूँ फिर। तो उसने कहा चीजें कम करोगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा, तो घर पे जो है बच्चे भूखे हैं। तो उसने कहा तो फिर ऐसे तो नहीं कर सकता हूँ मैं, 10 रुपए तो देने पड़ेगी। उसने कहा मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, ऐसे कहा उसने, कई बार ऐसे कहा। तो उसने कहा कि रुको थोड़ा सा। उसने उसका राशन रख लिया, उसने जो है पास में उसका घर था, उसको घर पे ले गया, उसको बड़ी श्रद्धा से भोजन कराया, और भोजन करा करके एक टिफिन में बच्चों के लिए भी बांध करके उसको भोजन दिया, और उसको विदा कर दिया वहां से। तो उसका दुकानदार का जो लड़का था वो देख रहा था। उसने कहा कि भाई एक बात बता पिताजी, कि वैसे तो आप 10 रुपए के लिए भी उसको जो है परेशान कर रहे थे, और इतने पैसों का भोजन आपने उसको खिलाया भी, और उसके बाद जो है उसको घर पे बांध के भी दिया। तो उसने कहा देखो बेटा, यही तो बात है वास्तव में। जब हमको व्यापार करना है ना, तो व्यापार में धर्म नहीं करना, और जब हमको धर्म करना है तो उस धर्म में हमको व्यापार नहीं करना है। ये महत्वपूर्ण चीज है। इसी प्रकार से वास्तव में जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय हमको रील नहीं देखनी है, और जब हम वास्तव में रील देख रहे हैं उस समय हमको पढ़ाई नहीं करनी है। उसका कारण मैं बताता हूँ आपको। जब हम पुस्तक भी खोल के बैठे रहते हैं और साथ में रील भी देखते हैं, तो हमको ये अनुभूति ही नहीं होती है कि हम पढ़ नहीं रहे। हमको ये लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप पुस्तक बंद करके रख देंगे, केवल रील ही रील देखेंगे, तो हमको ये अनुभव होगा कि अरे मैं तो पढ़ नहीं रहा हूँ। चाहे वो अनुभव आधे घंटे बाद हो, 1 घंटे बाद हो, 1.5 घंटे बाद हो, ये अनुभव हमको होगा अवश्य कि मैं तो पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं तो रील देख रहा हूँ। और लेकिन यदि हम पुस्तक भी खोल रखे हैं, रील भी देख रहे हैं, तो ये हमको कभी अनुभव नहीं होने देता है कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। हमको ये अनुभूति होती रहती है, अरे मैं तो पढ़ तो रहा हूँ, पुस्तक तो खुली है, थोड़ा ही तो फोन चला रहा हूँ। इसलिए जब फोन चलाना है तो पुस्तक नहीं खोलनी है, और जब पुस्तक खोलनी है तो फोन नहीं चलाना है। इन चीजों का ध्यान रखना है हमेशा। और जो नई तैयारी करने वाले हैं, जिनके पास समय पर्याप्त है, उनको मूल ग्रंथ का अभ्यास करना है। ठीक है, 3-4 पॉइंट मैंने बताए थे। एक तो मूल से हमको पढ़ना है, दूसरा आवृत्ति हमेशा करते रहनी, जो चीज पढ़े हैं उसकी आवृत्ति अवश्य है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, कहा ना कि आवृत्ति ही सर्वशास्त्राणाम बोधादपि गरीयसी। हम रट लिए, हम समझ लिए, उससे ज्यादा आवश्यक है आवृत्ति करना। पता चला हम याद कर लिए, अरे हम तो पढ़े हुए हैं, पता चला मेन समय पे, मुख्य समय पे हमें याद ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मूल से पढ़ना है, आवृत्ति करनी है, हर एक इकाई को प्रारंभ से पढ़ना है, प्रथम इकाई से पढ़ते जाना है, चिन्हित करते जाना है कि ये हमने पढ़ लिया है। जो नहीं पढ़ा उसको चिन्हित करना है कि ये हमने नहीं पढ़ा है।
और यदि हमको स्वयं समझ में नहीं आ रहा है तो उसके जानकार जो बंधु हैं, उसके जानकार जो विद्वान हैं, उससे उस विषय को जानना है और उसको समझ करके उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, हर विषय को अपनी भाषा में उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और ऐसा बनाना है हर एक इकाई का यदि हम अभ्यास करना चाहें तो 1 या 2 घंटे में उसकी आवृत्ति हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे 6 महीने परीक्षा में बचे हैं तो कम से कम 4 महीने में या 4.5 महीने में पाठ्यक्रम तैयार हमारा हो जाना चाहिए। परीक्षा से 1 महीने पहले हमें ये लगना चाहिए कि अरे अब तो हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है, कुछ पढ़ना शेष नहीं है। इस प्रकार की हमारी स्थिति होगी तो हमें आत्मविश्वास होगा, हम भयभीत नहीं होंगे, हम तैयारी अच्छी से करेंगे और परीक्षा से पहले बचा हुआ जो 1 महीना है, उसमें हमको लगातार आवृत्ति करनी है और यदि 2 या 3 लोग मिलकर के तैयारी कर सकते हैं, तो वो और अच्छा है। दूसरा, मेरा मानना ये है कि परीक्षा से पहले जब हम लोग तैयारी शुरू करें, ऐसा नहीं कि परीक्षा से 1 महीना पहले, जब हम 6 महीने पहले ही तैयारी शुरू करें, तो हमको लगभग 10 वर्ष पुराने प्रश्न पत्र अवश्य देख लेने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वही प्रश्न परीक्षा में आएँगे, लेकिन जब हम प्रश्न पत्र देखते हैं तो हमको उसको पैटर्न का पता चलता है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। जब हम मूल पढ़ना शुरू करते हैं, तो मूल पढ़ना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि मूल पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। पता ही नहीं चलता है किस प्रकार से पढ़ना है। लेकिन जब हम लगभग 10 वर्ष पुराने प्रश्न पत्र देख करके पढ़ाई शुरू करते हैं, तो पता चलता है कि किस प्रकार से हमको पढ़ना है। हमारे पढ़ने की शैली बदलेगी, उसका तरीका बदलेगा और उसके वो नोट्स बनाने का जो है हमारा तरीका बदलेगा और हम उस प्रकार से नोट्स भी अच्छी तरीके से बनाएँगे, प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और तैयार करके उसकी तैयारी भी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो अभी परीक्षा देने वाले हैं, उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, उनको अग्रिम शुभकामनाएँ और जो लोग आगे तैयारी करने वाले हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। और कभी भी आपको किसी भी विषय से संबंधित कोई समस्या होती है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमको पता होगा हम बताएँगे, नहीं पता होगा गुरुजनों से पूछ कर के बताएँगे। ठीक है? आप लोग निस्संदेह होकर के पूछ सकते हैं। हमेशा आपकी तैयारी अच्छी रहे, हमेशा आप लोग तैयार करते रहो बढ़िया से और आप हर परीक्षाओं में सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद और अम्बरीश जी का बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं एक चीज़ इसमें कहूँगा कि इससे पहले जो कक्षाएँ हुई है आदित्य जी की जो कक्षाएँ हुई हैं, उसको सभी को देखना चाहिए। मैंने तो बहुत संक्षेप में बताया, मैंने तो प्रेरणात्मक रूप से अपने कुछ 2 शब्द कहे हैं, लेकिन उन्होंने एक-एक इकाई को लेकर के एक-एक बिंदु पे चर्चा की है कि किस प्रकार से मैंने भी पूरी वीडियो वो देखी है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है और उसमें जो प्रश्नोत्तरी हुई है, छात्रों ने प्रश्न पूछे हैं, उसका भी समाधान उन्होंने बड़े अच्छे से किया है, उसको ज़रूर देखना चाहिए और आगे जो 2-3 व्याख्यान होंगे, उसको भी सबको सुनना चाहिए। ये मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए अम्बरीश जी को और गीताश्री अकेडमी को बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। हृदय से आभार भ्राता जी, आपने बहुत अच्छे से हम सभी को समझाया और मैंने सभी जो विद्यार्थी हैं उनको भी बताया था कि जो वास्तव में जो विद्वान होते हैं उनको उनकी विशेषता होती है कि वो बहुत बड़ी-बड़ी बातों को भी बहुत आसानी से बहुत ही सरल शब्दों में समझा पाते हैं और ये जो रिएक्शन स्क्रीन पर मैं देख पा रहा हूँ ये सभी विद्यार्थियों की ओर से ही है भ्राता जी। तो अंत में मैं जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं 40 के आसपास, तो आपका कोई प्रश्न हो कोड 25 से या कोड 73 किसी भी विषय से कोई प्रश्न हो नेट की तैयारी से के संदर्भ में, तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, किसी का भी कोई प्रश्न हो तो आपका स्वागत है। जी, संजय शास्त्री जी आप कुछ बोल रहे हैं? बोलिए। सौभाग्य जी शायद आप कुछ बोल रही हैं? Am I audible? जी, बोलिए। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत अच्छे से सार समझाए, गल्पों के माध्यम से बहुत सारे नैतिकता मोटिवेट भी किए, इसलिए हम सब आभारी हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि पेपर 2 में तो हो सकता है, लेकिन पेपर 1 मतलब मैं पढ़ा भी सकती हूँ, मतलब कॉन्सेप्चुअल स्टडी ठीक-ठाक है, लेकिन क्वेश्चन हमेशा कुछ भी कंफ्यूज कर लेते हैं। और पेपर 2 ये बात है कि आप साथ जैसे बोले
कि PYQ सॉल्व करके जाना, PYQ सॉल्व करके और पढ़ाई करके भी जाए। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आती है कि लगता है कौन सा यूनिटी में आ गया, क्योंकि टेक्स्ट वाले ना पढ़ के जाते हैं, तो इसलिए ये दिक्कत हो रही है। और जो मतलब शास्त्र टेक्स्ट वाले पे पढ़ के जाते हैं, कभी कभी ऐसे मतलब कन्फ्यूज करा लेता है कौन सा यूनिटी में आ गया। बस ये एक प्रश्न था मेरा। देखिए, इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कितनी भी तैयारी करके जाएं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे जो है शस्त्र जो प्रहार करेगा मेरे शरीर में लगेगा ही नहीं। तो कुछ प्रश्न ऐसे अवश्य आ सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। इसका उपाय यह है कि पुराने जितने प्रश्न पत्र हैं, आजकल सेट्स आते हैं, अर्थात वो बार बार अभ्यास कराते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो उसका जितना भी आप लोग अभ्यास करेंगे, पुराने प्रश्न पत्रों का जितना भी अभ्यास करेंगे, तो उससे ना आपको पैटर्न पता चलेगा। दूसरा, हर प्रश्न को ध्यान से देखना है। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, प्रश्न को देख करके जैसे सरल सा लगता है ना, उसको प्रश्न को ही हम ध्यान से नहीं पढ़ते, उत्तर देने में लग जाते हैं। तो प्रश्न को यदि हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारा समाधान उसी से हो जाता है, उसमें फिर संदेह नहीं होता है। हाँ, कुछ प्रश्न वास्तव में परेशान करने वाले आते ही हैं, और वो आगे भी आएंगे, पीछे भी आए हैं। उसका यही उपाय है कि पीछे मतलब जितने प्रश्न पत्र हैं, जितने भी सेट्स हैं, उसके प्रश्न पत्रों का जितना जितना अभ्यास किया जाएगा, उतनी ही समस्याएं कम होंगी, और उतना ही जो है हम लोग सरलता से आगे उनका समाधान भी कर पाएंगे। जितना हो सकता है बार बार अभ्यास करिए, वो एकदम मतलब आपको सुविधाजनक कर देगा। जी सर, साधुवाद। जी, आप में से किसी और विद्यार्थी का कोई प्रश्न हो तो आपका भी स्वागत है, पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। जी बोलिए। सर मेरा नाम कविता है और मैं नए आचार्य की हुई है सर। मैं 73 बोर्ड के विषय में कुछ पूछना चाहती हूँ। जैसे हमने अब की बार एग्जाम दिया है, तो जो पिछले क्वेश्चन पेपर थे सर, उनसे बिल्कुल हटके क्वेश्चन पेपर बना था अब की बार। और सर तैयारी भी काफी अच्छी की थी, लेकिन जैसे ज्योतिष वाला सब्जेक्ट है सर, उससे भी बिल्कुल क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से क्या दे रखे थे, समझ नहीं आ रहा। तैयारी भी काफी अच्छी की थी और एग्जाम बिल्कुल अलग था जैसे पीछे आते थे। तो कैसे तैयारी करें सर, थोड़ा सा मोटिवेट करें। आप 73 कोड से दी थी क्या? हाँ जी सर, हम 73 कोड से दिए थे। 73 कोड वालों के लिए देखिए, ज्यादातर समस्या जो आई है, मैंने भी 73 कोड से जेआरएफ किया था। एक तो ना सामग्री बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं हो पाती है। आपने जो तैयारी की थी किस माध्यम से की थी, थोड़ा आप बताइए 1 मिनट में। सर वैसे हमने मूल भी पढ़ा है। एक सर ने एक बुक थी, साउथ से हैं कोई सर, उन्होंने अंबुज मिश्रा के नाम से है सर वो, अच्छा, उन्होंने पीडीएफ तैयार करके दिया था सर हमको। काफी कुछ था उसमें, वहां से भी की है। और एक संस्कृत सुमति नाम से बुक है, काफी मूल भी पढ़ा था सर। जैसे ज्योतिष वगैरह तो सर ने जो करवाया था सर वही किया था, जो आप पिछले अभी क्वेश्चन पेपर आते हैं सर। कहाँ से आप पढ़ रही हैं अभी? अभी सर मूल भी किया है और एक नहीं, अभी अंबुज मिश्रा कहाँ को से, दिए। जैसे सर अभी कहाँ पढ़ रही हैं आप? कॉलेज में विश्वविद्यालय पूछ में। रहे हाँ हो सर? हाँ, कॉलेज कॉलेज कॉलेज। सर ये संस्कृत के सर कैथल से हूँ सर मैं, अच्छा और यही अच्छा, तो संस्कृत यूनिवर्सिटी हाँ, सर नहीं जी। मैं इसलिए पूछ रहा था कि जहाँ पढ़ रही है ना, वहाँ इनके सामने जो है ना, 73 कोड वाले के सामने सबसे ज्यादा समस्या क्या आती है ना, जैसे 25 कोड का है, तो 25 जी कोड के सर। ज्यादातर जो विषय होते हैं ना, वो वही होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। 73 कोड में समस्या क्या है, 10 की 10 इकाई अलग होती है ना। तो मेरे पास जो है ना 73 कोड वाले का भी है। जैसे पहला इसमें है वेद का है, दूसरा व्याकरण का है, तीसरा ज्योतिष का है, चौथा पुराण का है, पांचवा धर्मशास्त्र का है, छठा मीमांसा का है, सातवां नए वैशेषिक का है, और आठवां जो है वेदांत का है, फिर सर्वदर्शन संग्रह और साहित्य है। तो इसके लिए ना हम एक काम कर सकते हैं कि जिस जिस विषय के जो जो आचार्य है ना, जहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, यदि वहाँ 10 के 10 विभाग हैं, तो हमें सुविधा ये रहेगी कि उस विषय के से संबंध आचार्य के पास जाकर के हम संपर्क कर सकते हैं।
कि आचार्य जी हम लोग 73 कोड से परीक्षा देना चाह रहे हैं, तो आप इस विषय से संबद्ध है, तो इसकी तैयारी हम किस प्रकार से करें, आप हमको बता दीजिए। दूसरा, मूल की पुस्तकें बहुत बार ऐसी होती है कि मूल की पुस्तकें इसकी मिल नहीं पाती है, और मिलती है तो बहुत ज्यादा कठिनाई से मिलती है। इसलिए 73 कोड के लिए यदि 10 की 10 इकाई हमको देखनी है, तो एक लगभग 14 या 18 भागों में है वैदिक वाङ्मय का बृहद इतिहास। तो उसमें ना 73 कोड का हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु उसमें मिल जाएगा, तो आप उसमें एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। दूसरा, एक पंकज झा करके कुछ है, पंकज झा एक कोई और है, उनकी गाइड आजकल आ रही है, मूल को पढ़ने के बाद उसको देख सकती हैं आप। तीसरा, एक हंसा प्रकाशन राजस्थान से वो लोग एक प्रकाशित करते हैं, है ना, तो उससे भी ना बहुत अधिक सहायता मिलती है। लेकिन मेन यही है कि सबसे पहले यदि आप मूल पढ़ती हैं, और मूल ना 10 के 10, कोई भी 73 कोड से परीक्षा देने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जो अपनी तरफ से 10 के 10 बिंदु की तैयारी कर सके, ये वास्तविकता है। क्योंकि कोई भी इतना विद्वान नहीं होता है कि सारे के सारे विषय एक साथ पढ़ ले। किसी की साहित्य में गति होगी, किसी की व्याकरण में होगी, किसी की ज्योतिष में होगी। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, उस विषय से संबद्ध आचार्य से संपर्क करना चाहिए, और उनसे मार्ग निर्देशन अवश्य लेना चाहिए कि आचार्य जी इस विषय की तैयारी हमको करनी है, तो इस विषय की तैयारी हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। और इस विषय में हम लोग अलग से भी मतलब 73 कोड के लिए भी एक सेशन रख सकते हैं कि 73 कोड की तैयारी किस प्रकार से करनी है। मूल जो है वही है कि एक एक बिंदु को लेकर के करना है, और यदि उससे संबद्ध हम नहीं समझ पा रहे हैं तो तत्त संबद्ध आचार्य से हमको अवश्य ही संपर्क करना चाहिए। इसलिए मैं ये प्रश्न कर रहा था कि आप कहाँ पढ़ती है ना। यदि उस वहां पर 10 जैसे संपूर्णानंद में मैं हूँ, तो यहाँ पर इन विषयों से संबद्ध समस्त विभाग है, तो यहाँ तो सुविधा ये है कि यदि कोई तैयारी करना चाहता है तो उस विभाग में जाकर के उस विषय की तैयारी कर सकता है। लेकिन 73 कोड में ज्यादातर समस्या यही होती है कि 10 के 10 यूनिट की तैयारी हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए वैदिक वाङ्मय का या संस्कृत वाङ्मय का बृहद इतिहास करके एक है, उसमें से हम लोग अलग अलग विभाग है, उसमें एक व्याकरण का है, साहित्य का है, ज्योतिष का है, अलग अलग है। उसमें से मुझे लग रहा है प्रायः सभी बिंदु मिल सकते हैं, तो उसको आप लोग देखिए, उसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी तैयारी हमारी हो जाएगी। हम लोगों को बहुत बार ना ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी पूर्ण है ना, लेकिन बहुत बार हमारे लोग तैयारी बहुत बार ना हो नहीं पाती है, तो उसको तैयारी को हमें ठीक से करना चाहिए। जब तक हमारे मन में एक भी संदेह है, एक भी इकाई का एक भी बिंदु बचा है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमारी तैयारी पूर्ण है, ठीक है। और यदि कोई समस्या है तो एक समूह बना है, अम्बरीश जी ने एक बनाया है, उसमें आप लोग शंका रख सकते हैं, उसका समाधान कर दिया जाएगा बाद में, ठीक है। जी सर, धन्यवाद। चलिए। जी, आप में से किसी और विद्यार्थी का कोई प्रश्न हो? आशीष शर्मा जी हैंड रेज कर रहे हैं। आचार्य महोदय प्रणाम। प्रणाम। आचार्य महोदय, मया पृष्टव्यमासीत् यद् केचन कथयन्ति यत् अष्टकम् अवश्यमेव कण्ठस्थं स्यात् अस्य कृते, यदि नास्ति तर्हि समस्या अस्ति किम्? इसलिए आप अष्टोध्याय किस लिए करना चाह रहे हैं, मतलब नेट के लिए? ओम ओम। नहीं, व्याकरण वाला जो हिस्सा है ना, आप उसको बहुत अच्छे से सिद्ध कर सकते हैं अष्टाध्याय के माध्यम से। यदि यहाँ पे मुझे लग रहा है सब लोग संस्कृत नहीं समझते होंगे शायद। जी जी जी। यदि भवान अष्टाध्यायी स्मरति तर्हि व्याकरणस्य यः भागः तं भवान् सम्यक् सम्पादयितुं शक्नोति, अन्ये विषयाः भवतः अस्पृष्टाः भविष्यन्ति। सम्यक्? ओम। हाँ, सम्यक् अस्ति अष्टाध्यायी आचार्य संपूर्ण याद करके आप केवल जी व्याकरण वाले हिस्से को तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन जी बाकी जो 9 इकाई बचेगी ना, वो आपकी अछूती रह जाएगी। इसलिए जी उसके लिए जी बहुत अच्छा है, अष्टाध्यायी याद करते हैं, उसी परंपरा से आप पढ़ते हैं, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जी आचार्य जी, धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। जी, आप में से किसी और? आचार्य जी प्रणाम। बोलिए बोलिए। अद्य समूहे अहमपि आगतवान्, अन्यत् दृश्यते। अस्माकम् आचार्यमहोदयस्य किञ्चित् प्रवचनं श्रोतुम्, अन्यत् यदा अहं कदापि
चिन्तयामि पठितुं तदा मया सार्धम् एतद् भवती यथा भवता बोधितं मनः करोति पठितुं परं कदाचित् वयम् अस्माकं मनः अत्र तत्र भवति। शृणोतु मम मम एवं विचारः। यहाँ पे मुझे लग रहा प्रायः संस्कृत कम जानते होंगे, इसलिए आप हिंदी में यदि पूछेंगे अमरीश जी कैसा ठीक रहेगा? दोनों ठीक है भ्राता जी, संस्कृत भी समझ मैं तो सकते हैं बच्चे कोई दिक्कत तो ठीक है, फिर सर संस्कृत हिंदी में में चलेगा। बोलिए। अच्छा, नहीं। हिंदी में पूछ लीजिए आप लोग। जी जी ठीक मैं तो दोनों में समझता हूँ, लेकिन ये है कि अभ्यर्थी है कि नहीं देख लीजिए। है। जी पूछिए आप महोदय, हाँ, हिंदी में बोलिए। सागर जी बोलिए। ओह आचार्य जी। हम्म, आचार्य जी मैं ये कह रहा था कि जैसे कभी मैं पढ़ने बैठता हूँ और मेरा मन थोड़ा पढ़ाई में नहीं लगता, तो उसी के विषय में ही मैं कह रहा था कि आज जैसे मैंने आपकी ये बातें आपने रखी और हमको समझाया, तो वो थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं समझ सकता हूँ उनको, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे फ़ोन से दूर रहना चाहिए और पूरा मन पढ़ाई में लगाना चाहिए, जो कि पुस्तक के माध्यम से मुझे पढ़ना चाहिए। नहीं वही हमें बताया ना, ये देखिए, इसमें मतलब बहुत गंभीर बातें नहीं है, ये एकदम स्पष्ट बात है और आप सभी लोग समझ रहे होंगे। ये जो फोन का जाल है ना, माया जाल, ये हमें अनुभूति ही नहीं होने देता है कि हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। पुस्तकें खुली है और रील भी देख रहे हैं, तो कभी हमको अनुभव नहीं होगा कि हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। हमें यह अनुभूति होती रहेगी कि हम लोग तो पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप फोन देख रहे हैं तो फोन ही देखिए, आपको कम से कम ये अनुभव तो हो कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। और जब पढ़ रहे हैं तो तब फोन बंद कर दीजिए, ठीक है? तब आपको ये अनुभव भी होना चाहिए कि वास्तव में मैंने आज कुछ पढ़ा है, तो उससे आपको जो है सुखानुभूति होगी। और जब फोन चला रहे हैं तो पुस्तक बंद करिए, उससे दुखानुभूति भी आपको होनी चाहिए वास्तव में, कि भाई आज मैंने इतना समय बर्बाद किया, आगे से मैं समय बर्बाद नहीं करूँ। और जिसने बर्बाद करना है फिर वो तो देखे, 24 घंटे देखे। लेकिन हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग जाने कि हमको किस प्रकार से तैयारी करनी है और किस प्रकार से पढ़ना है। इसलिए आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकर लोग हैं ना, वो खूब भाषण देते हैं, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृत में ही इतनी अच्छे से सूत्र हैं, हमें अलग जाने की आवश्यकता नहीं है। हम पे पढ़ के पता चलेगा कि हमारे शास्त्रों में प्रेरित करने वाली बहुत सारी चीजें हैं, है ना? भाग्य के भरोसे हम रहते हैं, लेकिन भाग्य पांचवा कारण है, उससे पहले परिश्रम है। दूसरा, दीर्घकाल निरंतरीय सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि, किसी भी काम में कैसे सिद्ध होना है, लंबे समय तक निरंतर श्रद्धा से उस काम को करना है। इससे ज्यादा और हमें प्रेरणा क्या मिलेगी? तो इस प्रकार से आप लोग अधिकतर पुस्तकों से पढ़ना है, फोन से नहीं पढ़ना है। कभी कभी पुस्तक नहीं है, आप लोग कहीं जा रहे हैं यात्रा में, तो पढ़ सकते हैं, लेकिन पुस्तक से अधिकतर पढ़ने का प्रयास कीजिए, वो आपका पढ़ा हुआ स्थायी। ओम आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद अग्रे था ध्यानं रक्षयिष्यामि तथा मम मनः दूरभाषां प्रति याति। जी बहुत बहुत धन्यवाद। 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 किसी और विद्यार्थी का कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से पूछ सकते हैं आप लोग। बैच वाले भी जो बच्चे हैं आप भी पूछ सकते हैं। पूजा जी, सुमन जी, सांभवी जी, मानसी, संजय शास्त्री जी हैंड रेज कर रहे हैं, बोलिए। संजय जी जेएनयू वाले हैं क्या? जी तो लगता है अब प्रश्नों का समाधान हो चुका है। अच्छा संजय जी नमस्कार, पानीपत वाले हैं। संजय जी तो हमारे गुरुदेव हैं। जी चलिए, तो फिर मीटिंग का हम लोग समापन करते हैं। बहुत अच्छा लगा, आप सभी लोग भी बहुत अच्छी संख्या में उपस्थित हुए, समय से उपस्थित हुए। और हमारे आज के जो विद्वान भ्राता थे आचार्य नितिन जी, इन्होंने भी बहुत अच्छे से हम सभी को बताया किस किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है। और ये केवल एक परीक्षा ही नहीं, अपितु आगे भी जो जो परीक्षाओं की हम तैयारी करेंगे उन सभी में ये
पूरा जो व्याख्यान है ये उपयोगी होगा और इसको यूट्यूब पर भी हम प्रसारित कर देंगे, आप लोग उसको देख सकते हैं। और बाकी कोड 73 के संदर्भ में भी भ्राता जी का अभी कुछ प्लानिंग चल रहा है, जो आगे आप लोगों को दिखेगा कोड 73 के संदर्भ में भी। तो हम अनुमान करते हैं, हम आशा करते हैं कि वो 6-7 महीने में शुरू हो जाए वो प्रक्रम, ताकि जो कोड 73 वाले बच्चे हैं जिनको काफ़ी समस्या होती है, सोर्स मिलते नहीं हैं, टीचर तो मिलते ही नहीं हैं पढ़ाने वाले, गुरुदेव इत्यादि, तो आप लोगों को भी एक अच्छा मार्गदर्शन मिले, एक सहयोग मिले, इस प्रकार की आशा करते हैं। तो ठीक है, हम आज के विद्वान वक्ता का पुनश्च एक बार धन्यवाद ज्ञापन करते हुए इस सभा को समाप्त करते हैं। ये जो वीडियो है इसका लिंक आपको समूह में भेज दूंगा, और इससे पहले भी जो संगोष्ठी हुई है इसकी भी सूचना, इसका भी लिंक आप सभी को समूह में पहुंच जाएगा। और आगे जो कल संगोष्ठी होनी है वो भी कोड 73 से ही उन्होंने, एक विदुषी है, उन्होंने नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की है, साहित्य की परंपरा से वो विदुषी हैं। तो आप सभी उनसे भी काफ़ी सारी चीज़ें कल के व्याख्यान में जानेंगे। तो कल भी हम लोग 9 बजे से 10 बजे तक का यही समय होगा जिस समय हम लोग मिलेंगे। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्ते, कल मिलते हैं। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। ठीक है भ्राता जी, नमस्कार। सर्वेभ्यो नमस्ते नमो जी। नमः। नितिन जी प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्ते। सर वो भ्राता जी राजस्थान से नमस्ते। बता रहे थे आप, वो बताना एक बार, हंसराज क्या बोल रहे थे? वो ना हंसराज प्रकाशन की कोई पुस्तक है, गाइड, पहले मैं लगभग 5-6 साल पहले दिया था।